हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड जबरदस्त होंगे। ठीक है, ब्लड हमारा टॉपिक चल रहा था बायोलॉजी में। हम लोग इससे पहले ब्लड के बारे में हम देख चुके हैं, उसके प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा में कौन कौन से क्या क्या अवयव मौजूद होते हैं ना, प्रोटीन क्या क्या पाए जाते हैं और कितने इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही हमने सेकंड पार्ट में देखा था कि जो भी उसके प्लाज्मा के साथ जो भी कण मिले होते हैं, जिसको बोलते हैं संघटक, यानी कि रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। तो रक्त कणिका के अंतर्गत आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट्स, उसके बारे में भी हम लोग देख चुके हैं। तो अब बारी हमारा जो है इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रक्त जमाने की क्रिया विधि की रक्त का स्कंदन किन प्रोसेस में होता है, किन चरणों में होता है, और भी इम्पोर्टेंट तथ्य टॉपिक के बारे में देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड ग्रुप भी आपको, यानी कि बोला जो ब्लड का हमारा ग्रुप होता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट एक आरएच कारक होता है ना, फैक्टर, यानी ब्लड ग्रुप का पॉजिटिव नेगेटिव होना, वो भी देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक। देखते हैं इसमें और भी क्या क्या ब्लड से संबंधित जानकारियां हैं। तो सबसे पहले हम आज जो इसमें देखेंगे कि रक्त जमाने की क्रिया विधि क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है। रक्त का जमना क्या है, ऐसे ही बंद करने से हो जाता है। कोई भी कटिंग होता है तो हाथ जब से बंद कर लेते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। आपके बंद करने से नहीं होता, वो अंदर की प्रोसेस होती है जो आपका होना ही होना है। उसमें आपका विटामिन भी मदद करती हैं, कोशिकाओं भी होती है ना, कोशिका भी मदद करती है। जैसे प्लेटलेट्स के बारे में है ना कि प्लेटलेट्स क्या करती है, रक्त का स्कंदन में मदद करती है। और एक कैल्शियम का भी आपका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। और हमारे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा में जो है दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन पाए जाते हैं जिनका मुख्य काम यही होता है रक्त का जमाना। तो ये रक्त जमाने की प्रक्रिया आपके अंदर से ही होती है, जो कि 2 से 8 मिनट की होती है। रक्त जमाने की क्रिया विधि जो होती है ना, 2 से 8 मिनट में। आपका कटिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आपका हाथ जो गहरी कटी होगी तो 8 मिनट 10 मिनट भी टाइम लग सकता है जमने में, और बाकी हल्की फुल्की होगी तो 1-2 मिनट में आपका हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे हमारा रक्त का स्कंदन होता है। सबसे पहले स्टेप में आपका क्या होता है कि कोई हाथ कट जाता है। ठीक है, कोई हाथ कट रहा है मतलब कि आपकी कोशिका जो होगी क्या होगी, क्षतिग्रस्त होगी ना, क्षति होगी, उसको भी नुकसान होगी। क्षति का मतलब कटा हुआ भाग। तो जो क्षतिग्रस्त कोशिका होती है ना, वो एक थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाती है। कटी हुई कोशिका का जो स्वरूप, तो नक्शा बदल गया, उस बदले हुए नक्शे को हम बोल रहे हैं कि वो तो बन गया हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन। फर्स्ट स्टेप में हमारी कटी हुई कोशिका क्या बनाती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाती है। जब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गया तो वो जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होती है वो कैल्शियम की मदद मिलती है। हमारे रक्त में कैल्शियम की मात्रा बहुत जरूरी होती है, पता ही होगा आप लोगों को। दूध दूध के लिए सलाह देते हैं डॉक्टर, दूध पिया कीजिए, कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, बुढ़ापे में कैल्शियम की मात्रा कम होने के कारण ही होता है, और भी कुछ होते हैं, क्योंकि कैल्शियम की मात्रा जरूरी होता है और उस नहीं मिला तो हड्डियों से लाना पड़ता है, और फिर इसके बाद हड्डी में छेद हो जाती है तो बुढ़ापे में कोई दर्द होने लगता है घुटने का। तो बहुत जरूरी होता है, कैल्शियम मात्रा लिया भी कीजिए। ठीक है, इसका काम देख लीजिए क्या है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन जैसे ही बनता है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम की जरूरत पड़ जाती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन सेकेंड स्टेप देखेंगे। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, कैल्शियम को, कैल्शियम की सहायता से थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम मिल जाते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम की सहायता से एक हमारा खास प्रोटीन जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन, उसको सक्रिय करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। हमारे प्लाज्मा में प्रोटीन पाए जाते हैं, लेकिन उनको सक्रिय कोई करेगा, जगाया कोई कि चलो भाई आपका काम आ गया, आपकी अभी जरूरत है हमें। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम की सहायता से किसको सक्रिय करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन को सक्रिय करता है। और ये हमारे प्लाज्मा के सदस्य हैं। प्लाज्मा के जो प्रोटीन हम लिखवाए होंगे उसमें ये थ्रोम्बोप्लास्टिन और फाइब्रिनोजेन बहुत मुख्य है, जो रक्त स्कंदन में मदद करते हैं। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट हो गया, थ्रोम्बोप्लास्टिन फिर कैल्शियम को एक्टिवेट करेगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन को भी कैल्शियम की सहायता चाहिए होता है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम की मदद से, देखिए कैल्शियम कितनी जरूरत है हमारे शरीर के लिए, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम की मदद से प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट कर लिया। प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम की सहायता से एक थ्रोम्बिन बनाता है। ठीक है, उसके अंदर क्या बनता है, थ्रोम्बिन बनाता है। अब थ्रोम्बिन के पावर ऐसी शक्ति होती है कि थ्रोम्बिन ही है जो हमारे फाइब्रिन जीन को, प्रोटीन को एक्टिवेट कर पाता है। जिस पास कैल्शियम की क्षमता थी ना प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने की, उसी प्रकार से प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम की सहायता से एक नया चीज बनाएगा जिसको बोलेंगे थ्रोम्बिन। अब ये थ्रोम्बिन जो होता है इसके पास क्षमता होती है कि ये आपको फाइब्रिनोजेन को एक्टिवेट कर सके। ये फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो आपका प्लाज्मा का एक भाग है, प्लाज्मा का प्रोटीन है ये फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो होता है थ्रोम्बिन के साथ मिलकर एक रेशा बनाने लगता है, जाल बनाने लगेगा, फाइबर बनाएगा ना, रेशा बनाने लगेगा। और इन्हीं रेशाओं में हमारे प्लेटलेट्स आकर बिछ जाते हैं, यानी कि फंस जाते हैं। प्लेटलेट्स कोशिका तो है नहीं, वो कोशिका का टूटा हुआ भाग होता है, उसकी आकार पता है डिस्क नुमा होती है, यानी प्लेट नुमा। तो इन रेशों में क्या होता है, आपके प्लेटलेट्स आके फंस जाते हैं। जब इसमें प्लेटलेट्स आके फंस गए तो आपका एक समतल प्लेन रास्ता तो ब्लॉक हो गया। तो ब्लॉक होने से क्या होता है, आपका बहाव रुक जाएगा, रक्त का बहाव क्या होगा, रुक जाएगा। ठीक है ना, जो बाहर से क्षतिग्रस्त कोशिका थी ना, उसी बाहर वाली की बात की जा रही है। बाहर वाली क्षतिग्रस्त कोशिका आपका बनाती है थ्रोम्बोप्लास्टिन,
कैल्शियम की मदद से आपका प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट किया जाता है। प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम की मदद से थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा। जो थ्रोम्बिन होता है वो फाइब्रिनोजेन को बुलाएगा। इतनी लंबी अंदर प्रोसेस होती है, तब जाके हमारा ब्लड जमता है और हमें लगता है कि बस हाथ बंद किए और हमारा ब्लड रुक गया। अगर नहीं बंद करते तो नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके अंदर के प्रोसेस है। हमारे अंदर बॉडी के पार्ट में ये सब पहले से लेवल है, मौजूद है, रक्त में ही सब है। कैल्शियम भी रक्त में ही है, प्रोटीन भी रक्त में ही है। और रक्त जमाने की प्रक्रिया जो होता है आपका देन है, कुदरत की देन ही है, ठीक है। तो आपका क्या हुआ कि फाइब्रिन में आपका प्लेटलेट्स फंस जाते हैं और बहाव क्या होता है, रुक जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं रक्त का क्या हो गया, स्कंदन हो गया, रक्त का बहाव रुक गया। तो उसे 8 मिनट के अंदर ही आपके हो जाते हैं। कटिंग में डिपेंड करता है। चलिए सबसे पहले आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक क्या है। तो ये जो आपका दिख रहा है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, जो कि आपका प्लाज्मा के प्रोटीन है, ये बनते हैं हमारे शरीर में लीवर में। ये लीवर में बनते हैं, ठीक है। लीवर में बनते हैं आपके फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, और एक लीवर में बनता है हमारा हिपेरिन। तीनों का जो जन्म यानी कि जो मातृ जन्म घर है, जो भी बोलिए, वो आपका लीवर ही है। लीवर से 3 सुपुत्र जन्मे। 2 का जो काम होता है, 2 लोग का पूरी अपना भूमिका निभाते, चेष्टा करते रक्त को जमाने दिया जाए, यानी कि जमाने में सहायता करते हैं हमारा। जैसे कि हम लोग देखें प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन कैसे रक्त को जमा रहे थे। इनका काम होता है रक्त को स्कंदन करना, रक्त स्कंदन में सहायक होते हैं। लेकिन उन्हीं लीवर से बने हुए एक प्रोटीन हमारे हैं हिपेरिन प्रोटीन, जिनकी आपकी मुख्य काम होता है रक्त स्कंदन को रोकना। यानी कि एक ही ब्लड में हमारे दोनों रहते हैं, एक रक्त को जमाने वाले भी और एक रक्त को नहीं जमाने वाले भी। और अच्छा है, दोनों के चक्कर में हमारा रक्त मतलब ठीक ठाक चल रहा है। अगर सोचिए जरा, ये रक्त अगर ये हिपेरिन ना होता तो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता, क्योंकि ब्लड हमारा जम गया होता। उसमें फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन के कारण रक्त हमारा जम गया होता। वो हिपेरिन ही है जो हमारे रक्त को जमने से रोक रहा है, ठीक है। हिपेरिन ही है जो हमारा रक्त को जमने से मतलब रोक रहा है, नहीं जम रहा है। लेकिन अगर हमारा अंग कट जाता है तो वहां तुरंत स्कंदन हो जाता है। तो ये कहाँ गया, ये इसका जो होता है उसकी निष्क्रिय अवस्था हो जाती है, डेट हो जाती है। हिपेरिन प्रोटीन का निष्क्रिय प्रभाव हो जाता है, क्योंकि इसको हवा से जो होता है ना, हवा से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको वायु मिलने से ये निष्क्रिय अवस्था में हो जाता है। जब कोई हमारा अंग कटता है तो हवा के संपर्क में वहां पे हिपेरिन समाप्त हो जाती है, निष्क्रिय अवस्था में हो जाती है। तब जाके ये फाइब्रिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन अपना काम कर पाते हैं और ब्लड को जमा पाते हैं, ठीक है। ऐसे होते हैं। और अंदर में तो हवा का संपर्क जा नहीं रहा है, बाहरी हवा नहीं जा रहा है, इसलिए हिपेरिन नहीं निष्क्रिय हो रहा है ना, तो इसको रोक रहा है कि ब्लड को हम नहीं जमने देंगे, तो हमारा ब्लड नहीं जम रहा है, अच्छे से सर्कुलेशन हो रहा है। इंजेक्शन के समय इसके भी एक काम आता है अलग से, कि जो डॉक्टर होते हैं आप लोग देखे होंगे कि वो इंजेक्शन से एयर निकाल के पूरे अच्छे से एयर निकालेंगे तब इंजेक्शन देते हैं। ये इसलिए करते हैं ताकि वहां से हवा निकल जाए। जो भी आपका सिरिंज जो होता है, आपका नीडल होता है, उसमें से हवा पूरी तरह से निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये हवा शरीर में चला गया तो वहां पे हिपेरिन नष्ट हो जाएगा। हिपेरिन नष्ट होगा मतलब ये दोनों जमा देंगे रक्त को, थक्का बन जाएगा। हमारे जहाँ इंजेक्शन जाता तो नहीं होता है, बचपन में थक्के बन जाते थे, ऐसे हो जाएंगे। और जो डॉक्टर आपका हिपेरिन निकाल कर देंगे, मतलब हवा को, एयर को निकाल देंगे ना, तो वहाँ पे क्या होगा, हिपेरिन अपना निष्क्रिय अवस्था में नहीं रहेगी, हवा मिलेगा नहीं, तो हिपेरिन सही से रहेगा, ठीक है। तो जब ये सही से रहेगा तो ये ब्लड को जमने से रोकेगा, यानी कि ब्लड नहीं जमेगा, थक्का नहीं बनेगा। इसलिए डॉक्टर लोग एयर निकाल देते हैं, एयर से इसको प्रॉब्लम है, एयर मिलेगा तो ये निष्क्रिय हो जाएगा। जब ये निष्क्रिय होगा तो भाई कौन रोकेगा, ये दोनों अपना काम कर जाएंगे, खेल जाएंगे सारा काम। और इम्पोर्टेंट देखिए बात ये है ना, ध्यान दीजिएगा, कोई भी एग्जाम के लिए रक्त जमाने में कौन कौन सहायक होते हैं तो क्लियर रखिएगा। अगर रक्त जमाने के लिए कोशिका पूछ रहा है कि कौन सी कोशिका ऐसी है जो रक्त में सहायता करती है, रक्त स्कंदन में सहायता करती है, वहां पे आप प्लेटलेट्स का नाम तो पक्का पहले लेंगे, अब ऑप्शन में है तो प्लेटलेट्स। इसका एक और नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स एक ही बात है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्योंकि थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है, क्षतिग्रस्त कोशिका है, जो कटी उटी वाली जो कोशिका है वो भी तो मदद कर रही थी ना हमारी। देखिए यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन बना था ना क्षतिग्रस्त सेल से। तो रक्त स्कंदन में हमारी कोशिका का नाम पूछ दिया जाए, एक हमारी प्लेटलेट्स जो कि कोशिका का ही अंश है, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं ना, थ्रोम्बोसाइट एंड कोशिका, और एक हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्रोटीन का नाम पूछा जाए कि कौन से प्रोटीन है जो रक्त स्कंदन मदद करते हैं आपका, तो प्रोटीन में आपको 2 प्रोटीन आएंगे, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। भी बताया ना, जो लीवर में बनाए जाते हैं। इनका नाम नहीं लेंगे क्योंकि ये तो भाई रक्त स्कंदन से रोकते हैं ना, रोकने में इनका नाम याद रखिएगा। कौन से रोकते हैं, हिपेरिन रोकते हैं। तत्व और धातु का नाम पूछा जाए कि कौन सा धातु या तत्व है जो कि रक्त स्कंदन में मदद करता है या भूमिका निभाता है, वहां पर आपको कैल्शियम याद रखना है। कैल्शियम धातु आपका देख रहे हैं ना, 2 बार आपका मदद किया रक्त जमाने में। और विटामिन पूछा जाए आपका, किस विटामिन से आपका रक्त का स्कंदन होता है, तो पता ही होगा विटामिन के, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लिए रक्त स्कंदन के लिए इंपॉर्टेंट बातें, कैसे रक्त स्कंदन किया जाता है। अभी हम लोग
ब्लड ग्रुप के बारे में देखेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी आप इसको नोट कर लो, ओके। फिर ब्लड ग्रुप देखते हैं हम लोग। चलिए अब बात कर रहे थे हम लोग रक्त समूह के बारे में, ठीक है। रक्त समूह पता ही होगा 4 टाइप के होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि उसी के आधार पर रक्त का समूह निर्धारण किया जाता है। सबसे पहले हम लोग एंटीजन के बारे में देखेंगे कि एंटीजन कितने टाइप के पाए जाते हैं। एंटीजन जो होते हैं 2 टाइप के आपके होते हैं, जिसमें आपको कैपिटल ए से दिखाना पड़ता है, कैपिटल ए एंटीजन, ठीक है, और ये आपके हो गए बी एंटीजन। तो एंटीजन 2 टाइप के हमारे अंदर पाए जाते हैं, या तो ए या तो बी। इसी के आधार पे हमारा ग्रुप का निर्धारण भी किया जाएगा कि हमारे जो ग्रुप है ब्लड का वो कौन सा है। उसके बाद आपका एक एंटीबॉडी भी आता है, एंटीबॉडी को भी देखना होता है, सॉरी एंटीबॉडी। एंटीबॉडी भी 2 टाइप के होते हैं, लेकिन स्मॉल से लिखेंगे ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी। एंटीजन में बड़ा ए बड़ा बी और एंटीबॉडी में छोटा ए और छोटा बी। इनके आधार पे क्या होगा, रक्त का समूह में मतलब बटा जाएगा। तो रक्त समूह को लिख देते हैं हम, रक्त समूह को 4 वर्गों में, रक्त का समूह जो होता है, रक्त को 4 समूहों में बांटा गया, ठीक है। रक्त को 4 समूहों में बांटा गया है। समूह बोले यानी कि ग्रुप ही हो सकता है, 4 समूहों में बांटा गया है। बांटा गया मतलब ग्रुप है। क्या क्या है वो आपका, तो हम लिस्ट बनाते हैं। इसमें बना लेते हैं हम रक्त समूह। 4 टाइप के हैं। पहले वर्ग में आपका आएंगे ए वर्ग, दूसरे वाले में आपको लिख देते हैं हम बी वर्ग, और तीसरे का नाम है आपका ए बी वर्ग, और चौथे वर्ग का नाम है आपका ओ वर्ग। ए वर्ग, बी वर्ग, ए बी वर्ग और ओ वर्ग, 4 वर्ग हो गए हमारे। ए वर्ग यानी कि ए ग्रुप का निर्धारण एंटीजन एंटीबॉडी के आधार पर कैसे किया जाता है। इनमें जो एंटीजन होता है ए में, यहाँ पे एंटीबॉडी, ए में जो होता है आपका ए एंटीजन पाया जाता है, बी में आपका बी एंटीजन पाया जाता है। ऐसे निर्धारण किया जाता है। ए वाले में अगर ए टाइप का दिख गया, किसी के ब्लड में हमें ए टाइप का एंटीजन दिख गया, मतलब उसका निर्धारण कर दिया जाएगा कि आपका जो ग्रुप होगा वो ए ग्रुप होगा। बी वाले अगर एंटीजन दिखाई दे दिया, आपका जो ग्रुप होगा वो बी ग्रुप का होगा। किसी किसी व्यक्ति में दोनों एंटीजन दिखाई पड़ जाते हैं, ए वाले भी और बी वाले भी, तो उनको बोला जाता है आपका ए बी ग्रुप है। तो ए और बी एंटीजन का होना क्या दिखाता है, आपका ए बी ग्रुप दिखाता है। और किसी में कोई भी एंटीजन नहीं होते हैं, नो एंटीजन, मतलब वो ओ ग्रुप के पर्सन है, ठीक है। एंटीबॉडी जस्ट अपोजिट याद करने का होता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया जाए ए वर्ग में कौन सा एंटीजन होता है, तो ए में ए एंटीजन होता है, लेकिन एंटीबॉडी क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है आपका। एंटीबॉडी इसमें बी हो जाएगा। अगर बी ग्रुप के हैं मतलब बी एंटीजन होगा, लेकिन एंटीबॉडी कौन सा हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। याद रख पाएंगे ना, ए ग्रुप में ए एंटीजन बी एंटीबॉडी, और बी ग्रुप में बी एंटीजन ए एंटीबॉडी, और ए बी वाले में ए बी एंटीजन होते हैं नो एंटीबॉडी, नो एंटीबॉडी, कोई इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। और जो हमारे ओ वर्ग होते हैं इनमें कोई एंटीजन नहीं, ना ए ना बी, कुछ नहीं होता है, और इनमें दोनों के दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं, यानी ए और बी दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन किसको रक्त का दान दे पाएगा, कौन नहीं दे पाएगा। ए वर्ग में ए एंटीजन है सिर्फ, ये सिर्फ ए को ही दे सकता है, ए को ही ले सकता है, ठीक है। लेन देने का भी एक लिस्ट बनाते हैं, काम करते हैं। यहाँ पे एक लिस्ट को बढ़ा दिया जाता है, ग्राही और दाता कर दिया जाता है। यहाँ पे 2 लिस्ट और बढ़ा दिया जाए। यहाँ पे दे दिया ग्राही, ग्राही का मतलब होता है ग्रहण करना, और दाता का मतलब होता है देना। तो हम देखेंगे कि ए जो होते हैं किन से ग्रहण कर सकते हैं और किन को दे सकते हैं। ए ग्रुप वाले जो होंगे वो ए से ग्रहण कर सकते हैं और ओ से ग्रहण कर सकते हैं। ए से क्यों, क्योंकि मेरे पास ए एंटीबॉडी, हम बी से नहीं ले सकते हैं। मेरे पास ए एंटीजन है ना, बी से ब्लड लेने का मतलब होगा उसके साथ साथ बी भी आ जाएगा एंटीजन मेरे पास, तो दिक्कत हो जाएगा। पहले से शुरू से ही मेरे पास ए एंटीजन था, अचानक मेरे अंदर बी एंटीजन प्रवेश कर जाएगा, तो उसमें अंदर जो होती है ना दूसरा एंटीबॉडी बनने लगेगा, और बी एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी में बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा, फिर हम काम तमाम हो जाएगा।
ठीक है। ग्राही का हो गया आपका, ग्राही का मतलब ए को से ही हम ग्रहण कर सकते हैं और ओ से ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि ओ में कोई एंटीजन होता ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम सेफ हैं। देने की बात करें तो ये जो होते हैं किसी को दे भी नहीं सकते, नहीं दे सकते हैं, ये ए को दे सकता है और ये ए बी को दे सकता है। ए बी को क्यों? क्योंकि ए बी में आपका जो है दोनों के दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, तो ए बी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पास दो एंटीजन है, ए वाले भी दो, आपके साथ ए एंटीजन आएगा, बी वाले भी दो क्योंकि बी एंटीजन आएगा, ऑलरेडी मेरे पास दोनों एंटीजन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देने की बात करें तो ए जो होगा वो ए को दे सकता है और साथ में ए बी को भी दे सकता है। उसी प्रकार से बी जो होंगे ग्रहण किससे कर सकते हैं, तो बी जो होंगे, बी के पास बी एंटीजन है, तो इसे बी से ही मतलब रखेंगे, भाई बी वाला ही मुझे ब्लड दो, ए वाला मत दो, क्योंकि आपके पास ए एंटीजन है। तो बी वाले जो होंगे किससे ग्रहण कर सकते हैं, बी से ग्रहण कर सकते हैं और ओ से भी, क्योंकि ओ में कोई एंटीजन है ही नहीं, तो बी को कोई खतरा नहीं है। देने की बात करें तो बी वाले ग्रुप किसको अपना ब्लड दे सकते हैं, तो बी वाले जो होंगे वो दे सकते हैं ए बी को और बी को दे सकते हैं, ठीक है, बी को दे सकते हैं और किसको दे सकते हैं, ए बी को दे सकते हैं। ए बी वाला देखिए, ए बी वाले में क्या है, दोनों को दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। देने के मामले में, ग्रहण करने के मामले में ये तो हमारा ए बी ए से भी ग्रहण कर सकता है, क्योंकि मेरे पास ए वाले भी है, बी वाले भी है, तो ये ए से भी ग्रहण कर सकता है, बी से भी ग्रहण कर सकता है और तो और ओ से भी ग्रहण कर सकता है, सभी से ग्रहण कर रहा है ना। तो ए बी जो होगा आपका ग्रहण किससे कर सकता है, ए से ग्रहण कर सकता है और बी से ग्रहण कर सकता है और ए बी से ग्रहण कर सकता है और ओ से भी ग्रहण कर सकता है, सभी से ग्रहण कर सकता है ए बी वाला, कितने फायदेमंद है। उसके बाद अब देने की बारी आती है ना, देने की किसी को नहीं दे सकता है, क्योंकि इसके पास दो को एंटीजन है, अगर ए को देना चाहेंगे ना तो बी वाला चला जाएगा, बी को देना चाहेंगे तो ठीक है, बी तो ठीक है, लेकिन ए वाला चला जाएगा, और इसके पास तो कुछ है ही नहीं, दोनों चला जाएगा, ये किसी को नहीं दे सकता, ठीक है, ये ए बी को ही दे सकता है मात्र। लेने के बारी सबसे, देने के बारी किसी से नहीं, ठीक है। ओ वर्ग क्या है, ओ वर्ग में कोई एंटीजन नहीं होता है, इनको कोई दे नहीं सकता, क्योंकि अगर इनमें कुछ है नहीं, शुरू से कुछ है नहीं, ए वाले देंगे तो ए एंटीजन आ जाएगा तो दिक्कत करेगा, बी वाले देंगे बी आ जाएगा, ए बी वाले दोनों आ जाएगा, ये बेचारे किसी से ले नहीं सकते हैं, सिर्फ वो से ही ले सकते हैं, किसी से नहीं ले सकते। और जब देने की बात करें, इनके पास कोई एंटीजन होता ही नहीं है, धड़ धड़ बांटते रहेंगे, ए वाले तुम भी ले लो, बी वाले भी ले लो, ए बी वाले, क्योंकि मेरे पास है नहीं, आपको कोई खतरा नहीं होगा। तो ये देने के मामले में आपका ए को दे सकते हैं, बी को दे सकते हैं, ए बी को दे सकते हैं और ओ को दे सकते हैं। तो देख रहे हैं ना, लेने और देने के मामले में आपका, ग्रहण करने के मामले में ए बी आपका नंबर 1 है और देने के मामले में वो नंबर 1 है। दो मुख्य पॉइंट आपका ये बन रहा है कि आपका सर्वग्राही कौन सा है। सर्वग्राही का मतलब होता है सबसे ग्रहण करने वाला। सर्वग्राही की लिस्ट में आपका ए बी का नाम आ रहा है। और सर्वदाता कौन है, सर्वदाता का मतलब होता है सबको दान करने वाला, सबको दान करने वाला कौन आ रहा है, वो आ रहा है। दो यहाँ पे मुख्य कौन मिल गया हमारा, ग्राही, सर्वग्राही सबसे ग्रहण करने वाला आ गया सर्वग्राही ए बी ग्रुप, और सर्वदाता सबसे ग्रहण दान सबको देने वाला कौन सा ग्रुप है आपका, ओ ग्रुप है। तो इस ग्रुप के बारे में मतलब ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें आर एच पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं, ठीक है। आर एच पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में देखेंगे, अभी हम इसके अभी देखने वाले हैं, और उनमें देखेंगे कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, क्योंकि इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं ना, इसमें भी दिक्कत होता है, तो कौन किसको दे सकता है वो भी देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट एक होता है जनरेशन में भी देखेंगे, मेल फीमेल में पॉजिटिव नेगेटिव होने से बच्चे पे क्या असर करता है, ठीक है। आप उसको नोट कर लो, उसके बाद हम लोग देखेंगे आर एच पॉजिटिव के बारे में, ठीक है। हम लोग आर एच कारक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए, आर एच कारक एक फैक्टर है, फैक्टर यानी कि कारक है, ये एक एंटीजन ही है, लेकिन ये सभी में नहीं पाया जाता है। आपका 100 में से 85% लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये पाया जाता है, और 15% ऐसे लोग होते हैं जिनमें नहीं भी पाया जाता है, लेकिन अधिकांश लोगों में इसकी उपस्थिति देखी जाती है। ये क्या है, तो ये एक एंटीजन है। जैसे हमारे पास दो एंटीजन होते हैं ना, ए और बी, ए होना ए ग्रुप दिखाता है, बी होना बी ग्रुप, दोनों होना ए बी ग्रुप, और एक भी नहीं होना ओ ग्रुप दिखाता है। उसी प्रकार से तीसरा भी एक हमारा एंटीजन होता है जो कि ऑप्शनल है, किसी किसी में होगा, किसी किसी में नहीं भी होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, ए है, मान लीजिए, ठीक है, ए है मतलब क्या है, उसमें ए एंटीजन है, ये तो फिक्स है, ए ग्रुप है मतलब ए एंटीजन है। लेकिन अगर ए एंटीजन के साथ साथ अगर ए वाला भी मेरे पास फैक्टर यानी ए वाला भी एंटीजन हमारे पास होता है तो ए पॉजिटिव कहलाएगा, क्योंकि आर एच फैक्टर की उपस्थिति होना पॉजिटिव का पहचान है और आर एच फैक्टर की अनुपस्थिति होना नेगेटिव का पहचान है।
ए एंटीजन मतलब ए ग्रुप मेरा है, लेकिन अगर ये वाला एक्स्ट्रा भी एंटीजन है तो ए में पॉजिटिव होंगे। और अगर ये एंटीजन नहीं देखा गया, सिर्फ ओनली ए एंटीजन था, तो ए ग्रुप रहेगा, वो भी नेगेटिव। समझ में आया? आपका मान लीजिए बी ग्रुप है, तो बी ग्रुप में अगर बी ग्रुप में बी एंटीजन होगा तभी आपका बी ग्रुप है। लेकिन अगर आरएच कारक भी आपको दिखाई दे दिया उसमें डॉक्टर लोगों को, तो आपको बी पॉजिटिव कहलाएगा। और अगर उसमें कोई बाहरी एंटीजन नहीं दिखाई दिया, सिर्फ बी वाला ही दिखाई दिया, तो बी तो आप है लेकिन एक्स्ट्रा नहीं है कुछ, नेगेटिव कहलाएंगे आप। तो इसकी होना एक्स्ट्रा ऑप्शनल है ये। अगर ऑप्शनल कुछ आपका है तो आपके चारों ग्रुप में भी आपके होगा ये वाला तो पॉजिटिव, नहीं होगा तो नेगेटिव, ग्रुप आपका वही रहेगा, बस इसी में एक पॉजिटिव नेगेटिव हो जाते हैं। तो देखिए वैसे ए वाले में होंगे, अगर ए एंटीजन तो है ही, अगर ए एच आर एच कारक भी होगा तो ए पॉजिटिव, इनमें ए एंटीजन है लेकिन आर एच कारक नहीं है तो ए नेगेटिव कहलाएंगे। उसी प्रकार से वर्ग ग्रुप जो 4 थे वो 8 वर्ग में हो गए, 4 थे वो 8 में हो गए ना, क्योंकि सबका पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, किसी में होगा किसी में नहीं होगा। अब ये हम देखते हैं, इस लिस्ट में देखते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव के द्वारा कौन किसको ब्लड अपना दे सकता है और किसे वो ब्लड ले सकता है। दाता का मतलब होता है देना, ब्लड देना, यानी ए पॉजिटिव किसको दे सकता है। ग्राही का मतलब होता है ब्लड लेना, ग्रहण करना। ए पॉजिटिव देखिए, ए के बारे में देखिए, ए में क्या है कि ए एंटीजन भी है और आरएच वाला भी है, दोनों है। और इसमें क्या है कि सिर्फ ए एंटीजन है और आरएच कारक जो है इसमें नहीं है, इसीलिए आपका ये नेगेटिव हो गया। आरएच कारक होना मतलब क्या होगा, वो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव है। ये किसको ब्लड अपना दे सकता है, तो ये पॉजिटिव वाला जो होगा ये पॉजिटिव को ही दे सकता है, मतलब उसके अंदर भी आरएच वाला होगा, तभी तो हम, मेरे अंदर भी आरएच वाला है, हम जिसको दे रहे हैं उसके अंदर भी आरएच वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ए पॉजिटिव को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, क्योंकि ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन रहने के साथ साथ में ए आरएच वाला भी है, तो हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रहण करने के मामले में किसी को ग्रहण कर सकता है, देखिए ए प्लस वाला ए प्लस से ग्रहण कर सकता है, लेकिन माइनस से भी ग्रहण कर सकता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास एंटीजन है लेकिन इसके पास तो एंटीजन नहीं है, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है चलेगा। तो इसीलिए ए प्लस ए माइनस दोनों से ले सकता है, और ओ तो पता है सबको दे सकता है कि इसके पास कोई एंटीजन है ही नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो अगर ओ पॉजिटिव है आरएच कारक वाला, ए भी आरएच कारक वाला है, तो ये ओ वाला इसको ब्लड दे सकता है। और माइनस वाला भी दे सकता है, क्योंकि इसके पास कुछ है नहीं, निश्चिंत होकर दे देगा। ये माइनस वाले क्या करेंगे, देने के मामले में चूंकि दे सकते हैं ए नेगेटिव को और पॉजिटिव को भी दे सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो कुछ एंटीजन है नहीं, हम नेगेटिव है, आप पॉजिटिव हो, हमसे आपसे कोई खतरा है नहीं, हम आपको दे रहे हैं ना, तो हमारा वाला एंटीजन आप में है नहीं तो क्या जाएगा, कोई आपको खतरा नहीं है। तो ए नेगेटिव ए पॉजिटिव, ठीक है, इसको दे सकते हैं ब्लड, मतलब ये ब्लड दे सकता है ए नेगेटिव को, ए पॉजिटिव को, ए बी को भी दे सकता है पॉजिटिव को, ए बी नेगेटिव को दे सकता है, लेकिन ले सकता है सिर्फ ए नेगेटिव से और ओ नेगेटिव से ही ले सकता है, किसी से नहीं ले सकता है। ए नेगेटिव जो होगा ना, अगर ए प्लस अगर हो जाए तो ए प्लस से ब्लड ले सकता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकता, क्योंकि ए नेगेटिव होना मतलब मेरे में आरएच कारक नहीं है, और अगर वो पॉजिटिव ए पॉजिटिव मुझे दे रहा है तो साथ में आरएच वाला भी आ जाएगा कारक, जो कि एंटीबॉडी नया बनाएगा और फिर हमारा शरीर का सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। उसी प्रकार से आप और भी बाकी सब समझ सकते हो। ठीक है, इस टाइम की बचत होगी मेरी। और इसमें सबसे बड़ी बात बता दी आपका, जैसे कि आप लोग जानते हो कि ये ए बी ग्रुप जो आता है आपका, वो सर्वग्राही में आता है, ग्रहण करने में आता है, और वो वाला आपका सर्वदाता में आता है। लेकिन इन दोनों में से भी आपका जो नेगेटिव वाला होता है ना, ये वाला नेगेटिव वाला, वो आपका सर्वदाता होता है, क्योंकि देखिए इतने लोगों से ग्रहण कर सकते हैं, किसी को नहीं छोड़ा। ठीक है, उसी प्रकार से वो नेगेटिव वाले जो होते हैं ना बेचारे, वो नेगेटिव वाले वो सबको दे सकते हैं, ए टू जेड को, 8 ग्रुप को दे सकते हैं, लेकिन लेने के मामले में सिर्फ और सिर्फ ओ नेगेटिव से ही ले सकते हैं। कितनी दुखदायी बात है, देने के मामले में सभी को 8 को, और लेने के मामले में सिर्फ अपने ही ओ नेगेटिव से ब्लड ले सकते हैं। तो ये इनका आरएच कारक के आधार पे ब्लड का बंटवारा हो गया, वर्ग से बंटवारा हो गया, और उनका लेन देन भी हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो कि है हमारा ये वाला पार्ट, जो बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और समझना तो बहुत अच्छा है। जनकों में, जनक का मतलब जो हमारा जनरेशन में चलता है ना, पता है ना, एक हम लोग हेरिडिटेशन जो चलता है, जनकों से हमारे अंदर ब्लड का भी संचार होता है और लक्षणों का भी संचार होता है डीएनए के माध्यम से। तो ब्लड में क्या होता है, जनकों में भी आरएच कारक का ये प्रस्थान होता है। ठीक है, ब्लड में प्रस्थान होता है, आरएच कारक भी प्रस्थान होता है। पता है ये आरएच क्या है, एक प्रभावी कारक है। प्रभावी कारक की जगह हम लक्षण दें तो अच्छा रहेगा, प्रभावी लक्षण है ये। प्रभावी लक्षण का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव में से अपना प्रभाव जो दिखाएगा संतान में, वो पॉजिटिव वाला ही दिखाएगा, हमेशा नेगेटिव का प्रभाव दब जाएगा। मेंडल ने भी ऐसा कुछ नियम में बताया था ना, सब प्रभावता का नियम में, लंबे बौने में लंबे प्रभावित हो जाते हैं, बौने दब जाते हैं। उसी प्रकार से ये आरएच कारक क्या होते हैं, प्रभावी लक्षण होता है आपके। इसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव का प्रभाव दिखाई पड़ता है, नेगेटिव का नहीं। तो हम 4 एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे कि कब किसका प्रभाव लगता है। जैसे मान लीजिए ये मेल की प्रतीक है और फीमेल की प्रतीक है।
RH पॉजिटिव मेल भी है, RH पॉजिटिव फीमेल भी है। इन दोनों से जो संतान उत्पन्न होंगे वो पॉजिटिव ही होंगे, क्योंकि इस संतान के माता और पिता दोनों पॉजिटिव है। तो बच्चे का कोई भी ग्रुप हो, कोई ग्रुप ही होगा, लेकिन इस ग्रुप में भी अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों है तो पॉजिटिव वाला ही बच्चा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर दोनों मेल फीमेल नेगेटिव होंगे तो उसकी जो संतान बनेगी वो नेगेटिव ही बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव बन सकती है। ठीक है, क्योंकि दोनों कौन प्रभाव दिखाएगा, दोनों नेगेटिव ही है तो बच्चे भी नेगेटिव ही होंगे। ये वाले में देखिए मेल अगर नेगेटिव है और फीमेल पॉजिटिव है तो क्या होगा, इन दोनों में से प्रभाव आपका प्लस वाले की ही आएगा, तो जो संतान बनेगी आपका पॉजिटिव बनेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कौन फीमेल आपकी क्या है, पॉजिटिव है, प्रभाव किसका आने वाला है, पॉजिटिव का भी आने वाला है। अब फीमेल का शरीर बॉडी क्या है, पॉजिटिव वाला है, बेबी भी क्या बनेगा, पॉजिटिव वाला बनेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत अच्छा से इनका मतलब ये हो जाएगा। दिक्कत आपकी बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है तब जब आपका मेल आपका पॉजिटिव हो और फीमेल नेगेटिव ग्रुप की हो। ये बहुत घातक समझिए है शरीर के लिए भी और अपना जीवन के लिए भी, कि मेल अगर आपके पॉजिटिव ग्रुप के होते हैं और फीमेल नेगेटिव ग्रुप के होते हैं तो इन दोनों से उत्पन्न संतान पता है पॉजिटिव ही होंगे, क्योंकि प्रभावी क्या होता है, प्लस का ही प्रभाव होता है, पॉजिटिव प्रभाव लक्षण होता है। लेकिन बेबी जो हुआ आपका पॉजिटिव ग्रुप का हुआ, लेकिन इस बेबी का पलना किसके गर्भ में है, फीमेल के गर्भ में है, और फीमेल के गर्भ तो नेगेटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव को कभी नहीं संभाल पाएगा, मतलब अपोजिट ब्लड ग्रुप हो जाएंगे, इनके एंटीबॉडी, इनके एंटीजन, इनके कारक, इनके नहीं कारक, मतलब बहुत बड़ी गड़बड़ियां कर देंगे। इसमें एक नया एंटीजन बनने लगेगा, एक ऐसा एंटीबॉडी का निर्माण होगा जिसकी प्रतिरक्षा हमारे शरीर नहीं कर सकती है। इसके खिलाफ हमारे शरीर भी कोई एक्शन नहीं लेती है। एक ऐसा ही एक अपवाद में है जिसके हमारे शरीर रक्षा करने में असमर्थ होती है, बाकी सभी इससे रक्षा कर लेती है हमारी लिम्फोसाइट, लेकिन इसी से रक्षा नहीं कर पाती है। और फलस्वरूप क्या होता है, जो आपके गर्भ में जो बेबी होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, भ्रूण में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इस घटना को इरिथ्रोब्लास्ट भी कहते हैं, इस घटना को इरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं। यानी कि जो फीमेल नेगेटिव हो जाती है और जो उसके मेल होते हैं पॉजिटिव होते हैं, तो उसके बच्चे को जो धारण करने का होता है, इसके पूरे शरीर का नेगेटिव मतलब नेगेटिव वातावरण होता है ना, और पॉजिटिव को धारण करने वाला होता है। 100% श्योर पॉजिटिव का ही आपका गर्भ बनेगा। तो इस दौरान क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव कारक नए कारक आ जाते हैं, यानी कि फीमेल जो नेगेटिव है और पॉजिटिव वाले भ्रूण आ जाता है, मतलब कि घातक हो जाती है। जिस प्रकार से अगर नेगेटिव वाले को पॉजिटिव को ब्लड दिया जाता है उसकी मौत हो जाती है, इसमें भी ऐसा केस में देखने को मिलता है। उसमें क्या होता है, भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। हालांकि माता पर भी असर पड़ता है, उनकी भी डेथ हो सकती है, लेकिन इसमें इस केस में क्या होता है, आपकी भ्रूण का मृत्यु मतलब बराबर होती रहेगी। अगर बाई चांस अगर एक अगर भगवान के पास हो भी जाए तो दूसरे तीसरे की कोई चांस नहीं होती है, ऐसा कहा गया है। तो ब्लड से संबंधित इतना ही मतलब बात है, और भी इसका क्वेश्चन अलग से आता है, आप लोग इसको अच्छे समझ लीजिएगा। इसका क्वेश्चन ऐसे आता है कि अगर एक माता या जनक में उसके एक बच्चे की ग्रुप नेगेटिव है, उसके माता पिता का ग्रुप मतलब क्या हो सकता है, तो भाई जब नेगेटिव उसका ग्रुप है तो माता पिता पक्का ग्रुप नेगेटिव ही होंगे। अगर कोई बच्चे की जो ग्रुप है ए पॉजिटिव ऐसा कुछ है, तो बताइए कि माता पिता की संभावित ग्रुप होने की क्या संभावना है। तो संभावित में आप बोल सकते हो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, या पिता पॉजिटिव या माता नेगेटिव हो सकते हैं, क्योंकि ये दो केस में भी बच्चे जो होते हैं पॉजिटिव ही आएंगे। ये 100% मतलब ये है आपका। ठीक है, उसके बाद आपका सबसे बड़ी बात एक आया था कि एक शिशु का ब्लड ग्रुप O है, तो उसके माता पिता का और ग्रुप क्या हो सकते हैं। तो उसमें एक जीन एलील बताएंगे मेंडल वाले चैप्टर में, ठीक है, उसमें जीन एलील के बारे में होता है। तो उसमें आपका A B चारों ग्रुप के बच्चे बनते हैं। तो यहाँ हालांकि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपका बस ऐसे ही प्रश्न आ सकते हैं, ये भी आ सकते हैं कि लाइन बनाने के लिए कि एक पॉजिटिव वाले पुरुष थे, उनका विवाह नेगेटिव वाले स्त्री से हो जाता है, तो उसके जो मतलब संतति होंगे उस पर क्या असर पड़ेगा। तो उसमें आप बोल सकते हो इरिथ्रोब्लास्ट हो जाएगा, इरिथ्रोब्लास्ट ऑप्शन में होगा तो इरिथ्रोब्लास्ट हो जाएगा, या भ्रूण की हत्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, या बोलेंगे शरीर में एक नया प्रकार का एंटीबॉडी बनने लगता है जिसकी प्रतिरक्षा हमारा शरीर नहीं कर सकती है। तो उसके सवाल अपने जुबान में मतलब लैंग्वेज में आती है, तो उसको आप देख लीजिएगा। बाकी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन इसको ब्लड दे सकता है, नहीं दे सकता है, कैसे एंटीजन कारक क्या होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप लोग मस्त रहिए, मगर रहिए, पढ़िए। टेक केयर, बाय, गुड बाय।